कभी आपने ये सोचा है कि इंजीनियर्स पानी के अंदर टनल कैसे बनाते हैं, वो भी बिना पानी अंदर जाए हुए? इस बात को अगर हमें समझना है तो हमें समुद्र के भीतर दुनिया की सबसे लंबी चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन को समझना होगा। समुद्री तल से भी समुद्र के भीतर 250 फीट नीचे बना और करीब 50 किलोमीटर लंबा ये टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस के इंजीनियरों ने साथ मिलकर बनाया था, और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह इसका कंस्ट्रक्शन है। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं हम उस कंस्ट्रक्शन के बारे में जो समुद्र के भीतर बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां गुजर जाए इतनी बड़ी टनल्स बनाती है। तो मैं हूँ हितेश गिरी कोसा, यहाँ पे हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समुद्र का एक बड़ा हिस्सा आया हुआ है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे आकर ये एक मात्रा में नैरो हो जाता है, और इस जगह पर इंग्लैंड की धरती और फ्रांस की धरती एक दूसरे से करीब 35 किलोमीटर ही दूर है। इतिहास में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन बहुत सारी जाने गंवाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट धरे के धरे रह गए थे और लंबे समय तक सफल नहीं हुए थे। लेकिन तब टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं थी, पर 20वीं सदी के आखिरी समय तक टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति कर ली कि इन दोनों देशों ने एक बार फिर से अपने फासले को टनल के माध्यम से दूर करने का सोचा। ये दौर था 1980s का, जब दुनिया में बड़ी बड़ी मशीनें अब बनाई जा सकती थी। एग्रीमेंट ये किया गया कि इंग्लैंड और फ्रांस की दोनों की टीम आमने सामने से अपनी अपनी जगह से टनल खोदना शुरू करेगी, और ये दोनों ही टीमें एक सेंटर पॉइंट पे आकर कनेक्ट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट उस समय शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था, क्योंकि समंदर के भीतर करीब 37 किलोमीटर लंबा टनल बनाना कोई आसान काम नहीं था, और इसीलिए इसे बनाने के लिए 10 इंजीनियरिंग फर्म ने एक साथ मिलकर कार्य किया था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग टीम के सामने आने वाला था वो था टनल बोरिंग मशीन का। अब क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना नहीं था, इसलिए ऐसा कोई मशीन दुनिया में अवेलेबल भी नहीं था, जिस वजह से इतने बड़े काम को हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के सिएटल में बसी एक मशहूर मशीनरी कंपनी रॉबिन्स को दिया गया, जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट्स थे। और कुछ महीने बाद रॉबिन्स ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी मशीनें बना दी। कंप्लीट होने के बाद ये जायंट मशीन 800 फुट लंबी और करीब 15 टन वजन वाली बनकर तैयार हो गई। इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के कई 100 तेज धार वाले ब्लेड्स लगाए गए थे, और इसमें लगी हाइड्रोलिक लेग इस मशीन को आगे की तरफ धकेल रही थी। मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगाया हुआ था, और ये बेल्ट उस मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाता था, और इसके बाद ट्रेन इस मलबे को बाहर ले जाती थी। उस समय ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक करिश्मा थी। आज तक पुरानी टेक्निक यानी कि बारूद से पहाड़ों में ब्लास्ट करके टनल बनाए जाते थे, लेकिन इस मशीन ने आते ही मानो तहलका मचा दिया था। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि इतनी भव्य मशीन को लगातार चलाते रहना और रेगुलरली चलाते रहना बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि समुद्री तल से 250 मीटर नीचे जहां समुद्र के पानी का बड़ा प्रेशर होता है, वहां पर इस मशीन में अगर छोटी सी भी लीकेज हो जाती या दरार हो जाती तो कुछ ही सेकंड्स में वो तेज रफ्तार पानी इंसानों को और इस मशीन को खत्म कर देगा। और ये लोग जमीन के ऐसे हिस्से में खुदाई कर रहे थे जिसके ऊपर समुद्र का पूरा वजन पड़ रहा था। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से भरकर एक ही झटके में हजारों इंसानों की जान ले सकती थी। इसलिए इस मशीन को बहुत ही ध्यान से, सूझबूझ के साथ और कंट्रोल्ड तरीके से चलाना बहुत ही जरूरी था। जब ये मशीन तैयार हुई तो अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई कि जमीन से इतनी नीचे इस मशीन को आखिर पहुंचाया कैसे जाए, और इस काम के लिए इस मशीन को डिसअसेंबल करके एक एक पीस समुद्र के भीतर नीचे पहुंचाया गया, और इसको समुद्र के पानी के अंदर जाकर दोबारा से रीअसेंबल किया गया, जिसमें कई महीने और अरबों रुपए खर्च हुए। प्रोजेक्ट को चालू होने के करीब 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट में खुदाई का काम शुरू किया गया। ये मशीन अंदर से मिट्टी और मलबा लगातार निकालती रहती और वो समुद्री मलबा बाहर आता रहता।
और यहाँ पर एक और नई चैलेंज आ गई कि मिट्टी और मलबे के इतने बड़े समुद्री ढेर को आखिर कहाँ ले जाया जाए। एक दिन में ये मशीन करीब 750 स्क्वायर फीट पत्थरों को लगातार काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 400 टन जितना मलबा जमा होता जा रहा था। अब इस मलबे का इलाज ब्रिटिशरों ने अपने हिसाब से किया। इंग्लैंड वाली साइड पर इस मलबे को निकालकर शेक्सपियर क्लिफ्स के नीचे डालकर सैमफायर हो नाम का ये कंट्री पार्क बनाया गया। ये बहुत ही विशाल है और इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसी वजह से ये समुद्री कोस्टल लाइन से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। वहाँ फ्रेंच साइड से इकट्ठा होने वाला मलबा ज्यादातर कीचड़ की फॉर्म में था, जिसे सेंगेट के करीब फॉन पिघेम वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। एक तरफ मशीन समुद्र के भीतर से इतना मलबा बाहर निकाल रही थी तो दूसरी तरफ समुद्र के अंदर ले जाने वाला मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा था। जैसे जैसे ये मशीन बोर करती जा रही थी उसी स्पीड से लूज रॉक और चॉप के लेयर्स को सील करना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर ऊपर समुद्री पानी एक बार रास्ता बना देता तो उसे रोकना नामुमकिन था। और इस काम के लिए लगातार बाहर से टनल की साइज जितने गोलाकार कंक्रीट रॉक असेंबल हालत में अंदर ले जाए जा रहे थे और ये मशीन उन्हें लगातार जोड़ती जा रही थी। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत था। इस टनल में रीइंफोर्स स्टील से बने इतने बड़े ये कंक्रीट के स्लैब पूरे 7 लाख इस्तेमाल हुए हैं और इस स्लैब की एक पूरी रिंग का वजन करीब 40 टन के बराबर है। दिन गुजरते गए और फिर महीने हो गए और फिर साल। टनल धीरे धीरे समुद्र के भीतर अपना रास्ता बनाती जा रही थी, एक तरफ इंग्लैंड की तरफ से तो दूसरी ओर फ्रांस की ओर से। और सबको बस इसी बात का इंतजार था कि टनल बनाने वाली ये दोनों मशीनें आपस में कब मिलेगी। लेकिन ये काम कहने में जितना आसान लगता है उससे बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि दोनों मशीनें अगर ठीक पोजीशन पर ठीक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ती और थोड़ा सा भी अगर रास्ता भटक जाती है तो जाहिर था कि दोनों टनल कभी मिलेगी ही नहीं। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया गया। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था तो दूसरा फ्रेंच वाली मशीन में, और ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। और इस काम में ऐसा कई बार हुआ कि कोई एक मशीन अपना रास्ता थोड़ा सा भटक जाती, लेकिन जैसे ही पता चलता कि किसी एक मशीन ने अपनी पोजीशन बदली है तो गाइडेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव होकर मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देते, जिस वजह से दोनों ही मशीनें वापस से एक दूसरे की ओर अलाइन हो जाती थी। आखिरकार अब वो दिन आ गया जब दोनों टनल एक दूसरे से मिलने वाली थी, और जब दोनों टनल आपस में मिली तो उनके बीच का अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट था, यानी कि बस 10 इंच का ही फर्क था जो सेफ लाइन में आता है। और आखिरकार फ्रेंच वाला मशीन इंग्लैंड की टनल से अलाइनमेंट के साथ जाकर मिला और करीब 13,000 सालों में पहली बार शीत युग के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की दोनों धरतियों के बीच इस एक टनल के कारण कनेक्शन यानी कि रिश्ता स्थापित हो गया। और आखिरी दिन दोनों ही तरफ से इंजीनियर ने आमने सामने आकर आखिरी चॉप की लेयर मैन्युअली जैक हैमर से तोड़ दी, और इस मीडिया इवेंट में इन्होंने एक दूसरे को फ्लैग एक्सचेंज किए। और अब इस टनल के माध्यम से इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसके बाद फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 के दिन फाइनली चैनल टनल को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। और इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट से एडजस्ट किया जाए तो ये करीब 12 अरब पाउंड होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 13,000 कामदारों ने एक साथ काम किया, लेकिन इनमें से इतने सालों में 10 वर्कर्स मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में आज टोटल 3 टनल है, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल जो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज दुनिया भर से करीब 70,000 से ज्यादा लोग इस टनल को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सबके लिए मैंने ब्रह्मांड ज्ञान नाम की एक किताब लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाएं और उस किताब को जरूर खरीदें और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।